कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बहुत से लोगों के जहन में अब भी उन सिलसिलेवार ट्रेन ब्लास्ट की यादें हैं जो 1993 में जिंदा थे, या फिर बाद में उन्होंने इस घटना के बारे में पढ़ा। 1993 में 6 दिसंबर को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद से लेकर सूरत और मुंबई तक एक ही दिन ट्रेनों में लगातार विस्फोट हुए। नाम आया अब्दुल करीम टुंडा का, लेकिन अब हमले का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिसने देश को दहलाने की साजिश रची, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उसे ऐसे ही बरी कर दिया जाना कहां तक सही है। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का क्या कहना है, देखिए। मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम टुंडा, वो बरी हो गया है। न उसकी नागरिकता खत्म हुई, न उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ, न उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, और अब वो बरी हो गया। इसके पहले राजस्थान में एक बम ब्लास्ट में जो लोग पकड़े गए थे वो भी बरी हो गए। 1984 में जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया था, आज तक उसमें किसी की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास फांसी हुआ। 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया, आज तक उसमें किसी की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास फांसी हुआ। इसके बाद आप गोधरा कांड देख लीजिए। 22 साल पहले गोधरा कांड भी हुआ था। 59 लोगों को ट्रेन की बोगी में जला के मार दिया गया था। न किसी का 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास फांसी हुआ। एक के बाद एक पूरे देश में बम ब्लास्ट होते हैं और न किसी के 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, न आजीवन कारावास फांसी होता है, न नागरिकता खत्म होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। अब्दुल करीम टुंडा क्यों छूट गया? क्योंकि उसका नार्को टेस्ट नहीं हुआ, पॉलीग्राफ नहीं हुआ, ब्रेन मैपिंग नहीं हुआ। राजस्थान के जो आतंकवादी थे जिन्होंने बम ब्लास्ट किया था, वो क्यों छूट गए? क्योंकि हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, इसलिए उनका नार्को टेस्ट हुआ नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ नहीं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ नहीं। जिन लोगों ने 84 में सिखों का नरसंहार किया था, अभी उनकी तारीख पे तारीख चल रही है। अगर जगदीश टाइटलर का नार्को टेस्ट हो गया होता, पॉलीग्राफ हो गया होता, ब्रेन मैपिंग हो गया होता, तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। लेकिन नहीं, अभी तारीख पे तारीख चल रही। 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया था, जो पकड़े गए हैं, अगर उनका नार्को टेस्ट हुआ होता, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ होता, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। वो भी ये भी पता चल जाता कि वो किसके इशारे पे काम कर रहे थे। ये भी पता चल जाता कि पैसा कहां कहां से आया। ये भी पता चल जाता कि और कौन कौन लोग उनके गैंग में शामिल थे। भाई अल्टीमेटली आतंकवादी या जो सुसाइड बम्बर होते हैं, ये सच तो बोलते नहीं है। कितना भी उनको मारो, कितना भी उनको टॉर्चर करो, कितना भी उनको 3rd डिग्री दो, सच तो बोलेंगे नहीं। जब सच नहीं बोलेंगे कि कौन कौन उस पूरे नेक्सस में शामिल था, कौन कौन उस पूरे ग्रुप में शामिल था, तो उनका नाम कैसे पता चलेगा? नाम नहीं पता चलेगा तो उनको सजा कैसे होगी? केवल जो बॉम्बे में जो हमला किया था बाद में आके, उसका नार्को पॉलीग्राफ हुआ था, लाइव हुआ था, लोगों ने सुना कि वो क्या क्या बोल रहा है, लेकिन बाकी लोगों का तो नहीं हुआ। इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे पास कानून नहीं है। और कानून इसलिए नहीं है कि संविधान का आर्टिकल 20 में एक लाइन लिखी हुई है कि आप जो है इसको किसी को मजबूर नहीं करोगे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। हालांकि संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था आगे इतने अपराध बढ़ जाएंगे। संविधान निर्माताओं ने यह भी नहीं सोचा था कि आगे आने वाले टाइम में नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के लिए साइंस डेवलप हो जाएगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उस समय तो साइंस नहीं था जब हमने संविधान बनाया था। सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई कि बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया 2010 में, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आप किसी को नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये अब्दुल करीम टुंडा जो छूटा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका उस सुप्रीम कोर्ट के 2010 के जजमेंट की है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की। उसमें सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि आप किसी को मजबूर नहीं करेंगे। भैया कोई आतंकवादी, कोई अलगाववादी, कोई जिहादी, कोई पत्थरबाज, कोई घुसपैठिया अपने आप कहेगा क्या
कि मेरा नार्को टेस्ट करो, पॉलीग्राफ करो, ब्रेन मैपिंग करो? अपने आप तो कहेगा नहीं। सरकार और पुलिस उसको फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 2010 का जो जजमेंट है वो बीच में खड़ा हो गया है। तो पूरी सच्चाई सामने कैसे आएगी? फिर तो अलगाववादी भी छूटते रहेंगे, आतंकवादी भी छूटते रहेंगे, माओवादी भी छूटते रहेंगे, नक्सली भी छूटते रहेंगे, जिहादी भी छूटते रहेंगे, और छूटने के बाद आरोप यह भी लगा देंगे कि देखो जी हम तो निर्दोष थे, हमको तो पकड़ा गया। जैसे अब्दुल करीम टुंडा जो छूट गया है, तो उसके बारे में तो यही कहा जा रहा है ना, अरे यार ये तो निर्दोष था, बेचारा बरी हो गया, देखो इसको 33 साल इसको ऐसे जेल में रख दिया था। जो राजस्थान वाले छूटे हैं सबूत के अभाव में, तो अब तो उनके खिलाफ एक सिंपैथी भी आ जाती है, अरे इसको तो 10-20 साल ऐसे जेल में रख दिया फालतू में। तो एक तरीके से देश की भी बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है, पुलिस की बदनामी हो रही है। और कारण क्या है? 2010 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आप किसी को नार्को टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते, पॉलीग्राफ के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ब्रेन मैपिंग के लिए फोर्स नहीं कर सकते। भारत में ये जो आतंकवाद है ना, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको खत्म करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल एक काम कर दे, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दे। मैं सीजीआई चंचूड़ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, अभी आपके पास अच्छा कार्यकाल है, नवंबर तक का आपका कार्यकाल है, अभी आपके पास 10-11 महीने बचे हुए हैं। आप जस्टिस विद इन ईयर लागू कर सकते हैं, आप ही लागू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टेन्योर अच्छा है, बड़ा टेन्योर है। संजोग से इस समय सरकार भी अच्छी है, सरकार भी आतंकवाद को खत्म करना चाहती है, अलगाववाद को खत्म करना चाहती है, भ्रष्टाचार अपराध को खत्म करना चाहती है। आप अपनी तरफ से सबसे पहले सुओ मोटो लेके जस्टिस विद इन ईयर कैसे होगा, इस पे लोगों से ओपिनियन ले लीजिए। मैं चंचूड़ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भारत के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, देश के जितने भी राज्यों के एडवोकेट जनरल हैं, उनसे सलाह ले लीजिए। देश के सारे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस हैं, जजेस हैं, उनसे सलाह ले लीजिए। देश की सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको चिट्ठी लिखिए कि जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है क्या, जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है तो कैसे होगा। अपने आप आपके पास ढेरों सुझाव आ जाएंगे, उन सुझावों को कंपाइल करके सरकार को दे दीजिए। जैसे बाकी मामलों में सुओ मोटो लेते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में एक सुओ मोटो ले लीजिए, एक 2 जज, 3 जज या 5 जजों की बेंच बना दीजिए, 1 हफ्ते सुनवाई कर लीजिए जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर, कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर कैसे होगा, 1 महीने के अंदर जांच कैसे पूरी होगी, और 1 साल के अंदर फैसला कैसे होगा। आपके पास ढेरों सुझाव आ जाएंगे। 2-3 सुझाव मैं आपको बता देता हूं। आज की डेट में 130 करोड़ आधार बन चुके हैं, पूरा देश डिजिटल नेटवर्क से जुड़ चुका है, हर जगह मोबाइल का टावर है। इसलिए आज की डेट में 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस यही करना होगा ना, हर थाने में 2-3 प्राइवेट और लोगों को बैठाना पड़ेगा, जो जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो उसको बैठाना पड़ेगा, 2-4 लोगों को, 1-2 लोगों को और एक्स्ट्रा अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। जस्ट 1 घंटे के अंदर एफआईआर संभव है। अब दूसरा आया कि 1 महीने के अंदर जांच कैसे पूरी होगी। 1 महीने के अंदर जांच ऐसे पूरी होगी कि सबसे पहले जो शिकायत का जो फॉर्मेट है, जिसपे शिकायत की जाती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, जिसपे लिखा जाता है सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ लूट हुई, मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे दलित कहा गया, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई या बलात्कार हुआ, जो जो लिखा जाता है उसके नीचे एक लाइन लिखवा लिया जाए कि उपरोक्त सारी बातें सही हैं और जरूरत पड़ने पे मैं अपना नार्को टेस्ट कराऊंगा, पॉलीग्राफ कराऊंगा, ब्रेन मैपिंग कराऊंगा। इतना अगर अंडरटेकिंग ले लिया जाए तो झूठी शिकायत बंद हो जाएगी, झूठे मुकदमे बंद हो जाएंगे। दूसरा, झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। अभी झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। अगर झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बन जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं झूठे मुकदमे बंद होंगे, झूठी गवाही भी बंद होगी, झूठी शिकायतें भी बंद होगी, झूठे एफिडेविट भी बंद हो जाएंगे। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दिया जाए, एफआईआर में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए अंडरटेकिंग लिया जाए, हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए लैब बना दिया जाए। एक लैब बनाने की कीमत 1 करोड़ रुपए है, मैंने पता किया है। नार्को टेस्ट करने, पॉलीग्राफ टेस्ट करने और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए एक लैब बनाने की कीमत 1 करोड़ रुपए, यानी 750 जिले हैं तो 750 करोड़ रुपए लगेगा।
झूठ बोलना गंभीर अपराध हो गया, झूठ पकड़ने के लिए लैब बन गई, झूठ पकड़ने के लिए कानून, झूठ पकड़ने के लिए कानून बन गया। अब तो केवल इतना बचा ना कि जज साहब तारीख पे तारीख ना दें, बल्कि 15-15 दिन पे छोटी छोटी डेट देना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा, और ये हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पे पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनी है। एमएलए एमपी कोर्ट 1-1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला कर रही है। अभी कानून नहीं बदला, कानून पुराना है, सब कुछ पुराना है, फिर भी एमएलए एमपी कोर्ट 1 साल के अंदर फैसला कर रही है। जब कानून बदल जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, झूठ बोलने के खिलाफ कठोर कानून बन जाए, हर जिले में लैब बन जाए, झूठी शिकायत, झूठे मुकदमे, झूठी गवाही अपने आप बंद हो जाएगी, मुकदमे अपने आप कम हो जाएंगे, और जो बचे हुए हैं उनका साल भर में फैसला हो जाएगा। साल भर में फैसला अगर मुकदमों का शुरू हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अपराध खत्म होगा, अराजकता खत्म होगी, हत्या खत्म होगी, अपहरण खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, आतंकवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, और सबसे बड़ी बात, अब्दुल करीम टुंडा जैसे लोग सबूत के अभाव में बरी नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया। ना उसकी नागरिकता खत्म हुई, ना उसको आजीवन कारावास की सजा हुई, ना उसे फांसी हुई, और ना ही उसकी संपत्ति जब्त की गई। ऐसे कई मामले हैं जिनमें दोषियों को बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें सजा नहीं हुई। इसके पीछे का कारण है कि देश की लचर कानून व्यवस्था। वहीं अश्वनी उपाध्याय ने देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से एक खास अपील की है और जस्टिस विद इन ईयर कानून लागू करने की बात कही है, जिससे इस तरह की समस्या का समाधान होगा। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।